वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं सॉल्यूशंस का कंप्लीट चैप्टर, जो कि हमारा है यूनिट नंबर 2 फ्रॉम द केमिस्ट्री। तो आपको इस वीडियो में सभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सॉल्यूशंस की फुल रिवीजन है ये आपके लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, JEE एग्ज़ाम सभी के लिए ही बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि सॉल्यूशंस आखिर होते क्या हैं। तो सॉल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इसके बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, सल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें बेसिकली सोल्व करना होता है कि हमने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सल्यूट यूज़ किया हुआ है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। इनके फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सो द फर्स्ट इज द मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, हमें दोनों का ही मास यहाँ पर गिवन है। तो अगर हमने एक की मास परसेंटेज सोल्व करनी है, तो मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स को जोड़कर इनटू 100, क्योंकि हमने सोल्व करनी है परसेंटेज, तो इनटू 100 करेंगे। ये मोस्टली हमें ये वैल्यू जो होती है मास परसेंटेज, वो हमें दी होती है। अगर हमें इसकी वैल्यू दी हो तो हमें इसे यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए हमें यहाँ पर दिया गया है 10% वेट बाय वेट, इसको बोलते हैं वेट बाय वेट या फिर मास बाय मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और अगर हमें सोलवेंट का मास निकालना हो तो वो कितना बन जाएगा ना, 90 ग्राम। तो वो भी सोल्व किया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड हो तो। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम होती है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मास की जगह पर यहाँ पर वॉल्यूम रख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू हम कर देंगे 100। ठीक है, वो भी सेम रहेगा। ऐसे ही आता है थर्ड, इसमें पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ उस टाइम यूज़ की जाती है जब सल्यूट की कंसंट्रेशन वेरी लो होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट, जिसकी भी हमें ppm निकालना है, डिवाइडेड बाय द टोटल मास, सेम टू सेम रहेगा मास परसेंटेज के जैसे, बट यहाँ पर 100 की जगह पर आएगा 1 मिलियन, यानी कि 10⁻�6। ठीक है, मतलब कि 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में अगर हो गए 3 ग्राम हमारा सल्यूट, तो मतलब उसका ppm कितना हो जाएगा, ओनली ए 3। तो मान लीजिए हमें दिया है 3 ppm ऑफ ए, मतलब कि 3 ग्राम इन द 1 मिलियन ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको सोल्व करने के लिए ये वाली यूनिट्स भी यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आती है हमारी मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूनिट्स, दैट इज़ द मोलैरिटी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मोलैरिटी, इसको अच्छे से याद करना है आप लोगों ने। मोलैरिटी इज़ द मोल्स ऑफ द सल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, मोल्स ऑफ द सल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml। ठीक है, अगर ml में है तो ऊपर आएगा 1000, अगर होगी ये वॉल्यूम इन लीटर तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, 1000 हटा देंगे। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को अगर सोल्व करना हो, उसका फार्मूला क्या है। सो सल्यूट को हम जनरली बी के साथ डोनेट करते हैं, बी या फिर 2 के साथ। ठीक है, सो एन बी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, उसको यूज़ कर कर हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सोल्यूशन दिया हो 2m, ये जो है कैपिटल M, इसके साथ
मोलैरिटी शो की जाती है। सो इसका मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो ऐसे हमें इनकी वैल्यू अगर दी हो उसको भी यूज़ करना जरूर आता हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ द सल्यूट सेम है, बट इस बार डिवाइड में है मास ऑफ द सोलवेंट ओनली, नॉट सोल्यूशन, सोलवेंट का मास, यानी कि सोल्यूशन में से सल्यूट का मास हटाकर सोलवेंट बच गया। ठीक है, सो मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इन 2000। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल m। ठीक है, तो जैसे कि 2m सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब 2 मोल्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन, अब क्या आएगा, 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। इस बात का ध्यान रखना है, मोलैलिटी में सोलवेंट है और मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गई मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो होती है ये जो है वो टेम्परेचर के साथ बिल्कुल नहीं चेंज होती, बट मोलैरिटी जो हमने ऊपर की थी वो चेंज हो जाती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम होती है डिवाइड में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो साथ में आप लोगों को सभी फॉर्मूलास को नोट डाउन जरूर करना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू द चाई ए। हम इसको चाई ए भी बोल सकते हैं, हम इसको एक्स ए भी सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसको एक्स ए ही यहाँ पर यूज़ करूँगा वर्ड। तो एक्स ए के साथ हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय जितने भी उसके अंदर हैं, मान लीजिए 2 हैं कंपोनेंट ए और बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, इसका आपको न्यूमेरिकल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर एन ए एंड एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी है। इनको कैसे सोल्व करना है? पहले ए को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, ऐसे ही बी के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ए की मोल फ्रैक्शन हमारे पास हो, जितने भी सोल्यूशन के अंदर होंगे कंपोनेंट्स, सभी की मोल फ्रैक्शंस का सम होगा 1। तो अगर ए की है तो हम बी की सोल्व यहाँ से ही, इसी इक्वेशन से ही सोल्व कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए कर कर। ठीक है, तो ये होती है मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ही यूज़ होने वाली है। ओके, इसके बाद आती है नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये रेयरली यूज़ होती है बट फिर भी हमें इसके बारे में भी याद रखना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? जैसे कि मोलैरिटी होती है वैसी ही ये है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ऊपर आएगा मोल्स की बजाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml। ठीक है, इन 2000। ये तो मोलैरिटी वाला सेम हो गया। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, यहाँ पर आएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास। तो अब ये इक्विवेलेंट मास हमें कैसे सोल्व करना है? दैट इज़ द मोलर मास, और डिवाइड में आएगा जो भी आपका सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग। अगर वो कोई बेस है तो उसकी लगाएंगे एसिडिटी, अगर वो कोई एसिड है तो उसकी बेसिडिटी, अगर कोई आयन है तो उसकी वैलेंसी। तो इनमें से कोई एक वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मोलर मास के साथ इनमें से किसी एक को डिवाइड कर कर हमें मिलेगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को डिवाइड करेंगे गिवन मास के साथ तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, उसको यहाँ पर यूज़ कर कर हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो इससे भी अच्छा एक हमारे पास फॉर्मूला है जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू द मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी या फिर एसिडिटी। ठीक है, तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे। तो एसिड्स के लिए यूज़ की जाती है बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब जितने उस एसिड में से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, साथ में हमें एक एग्जांपल दी गई है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका मोलर मास होता है 98, बेसिसिटी होती है 2, तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा 92/2, 98/2, दैट इज़ द 49। ठीक है, तो इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है,
सो नाउ यहाँ पर है हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन, जिसमें कि हम m1 इंटू वी1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू वी2 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला उस टाइम यूज़ किया जाता है कि जब एक गिवन मोलैरिटी के सल्यूशन को डिल्यूट कर हमें उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया होता है और उसकी तब मोलैरिटी भी चेंज होकर m2 बन जाती है, तो हम ये मोलैरिटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो अगर हम दो डिफरेंट मोलैरिटी के सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, उनकी वॉल्यूम्स भी हमारे पास होती हैं, तो जो न्यू सॉल्यूशन बनता है उसकी मोलैरिटी m3 बनती है और वॉल्यूम तो इन्हीं दोनों का ही सम बनेगा। तो उसकी मोलैरिटी अगर हमें सोल्व करनी हो तो हम ये वाली मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो ये मोलैरिटी इक्वेशंस होती हैं, इन पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद है इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि आप लोगों को साथ साथ में सोल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम की यहाँ पर स्टेटमेंट है, दैट इज ए सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% weight by weight. The density of the solution is 1.20 gram per ml. Calculate molarity and mole fraction of each component. तो हमारा एक ही न्यूमेरिकल में सब कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे यूज़ करना है वो हमें पता होना चाहिए। 10% है ग्लूकोज वेट बाय वेट, सो मतलब कि 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है ना, 100 ग्राम होगा सोल्यूशन, 10 ग्राम होगा ग्लूकोज, तो सोलवेंट का वेट कितना बन गया 100 माइनस 10, दैट इज द 90 ग्राम। तो सबसे पहले निकालते हैं मोलैलिटी, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट का फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन मास ग्लूकोज का कितना है, दैट इज द 10 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो ग्लूकोज का मोलर मास आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, वो क्या होता है 180। वो आपको कैसे सोल्व करना है, ग्लूकोज के फॉर्मूला से सोल्व कर लें। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो इससे आप इसका जो है वो मोलर मास सोल्व करेंगे तो 180 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट दैट इज द 90। तो ये सभी वैल्यूज़ को यूज़ कर कर आपको सोल्व आउट कर देना है, 0.618 मोलल। ठीक है, ये इसकी मोलैलिटी आई है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अब हमें सोल्व करनी है मोलैरिटी, उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सो नाउ फॉर मोलैरिटी सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं डेंसिटी। सो नाउ डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऊपर चली गई, डेंसिटी आ गई डिवाइड में, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। तो मास सोल्यूशन का मास, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, सोल्यूशन का मास कितना है 100, क्योंकि हमने अज्यूम किया था, ऊपर हमने उसको सोल्व किया था 10% था, तो 10 ग्राम इन वो बन जाएगा हमारे पास इन द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 100 बाय हमने कर दी डेंसिटी 1.20, सो ये इसकी वॉल्यूम आ गई है 83.3 ml है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सो नाउ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज द 10 बाय 180 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू कर देंगे 1000। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.665 मोलर। ठीक है, तो ये इसकी मोलैरिटी भी हो गई। अब हमने सोल्व करने हैं मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज का कितना मास है 10, डिवाइड में आएगा 180, तो वो आ गया 1 बाय यहाँ पर आ गया 18। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर, वाटर का मास कितना है 90, और उसका होता है मोलर मास। ये H2O का सोल्व कर सकते हैं आप लोग फॉर्मूला से, दैट इज़ उसका बन जाएगा यहाँ पर 18। तो दोनों को डिवाइड करेंगे 90/18, तो वो बन गया 5। तो दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। सो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय द दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम, इसको आप लोगों ने सोल्व कर देना है, ये आ जाएगा 0.011। और यहीं से हम सोल्व कर सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट इज़ 1 माइनस 0.11। चाहे आप इसको 0.011, चाहे आप इसको इस फॉर्मूला से कर लें, चाहे आप इससे कर लें, सेम आंसर आएगा। ठीक है,
तो ऐसे हमने इसको सोल्व आउट कर लिया। तो इसके बाद कुछ और है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनको देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सोल्यूशन ऑफ द 20% ऑफ दिस बाय मास। तो फिर से है 20% बाय मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल हो गई फिर हमारे पास 20 ग्राम और बाकी का हो गया 80 ग्राम वाटर। तो हमने निकालनी है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल का निकाले ये है मोलर मास। इसका फॉर्मूला है C2H6O2। इन सभी के एटॉमिक मासेस को ऐड कर लेते हैं, वो आ गया 62। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज उसका मास कितना है 20 डिवाइडेड बाय द 62। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.322। ठीक है। तो अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर, वो कितने बन जाएंगे। इसका मास है 80 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। तो उन दोनों को हमने सोल्व आउट किया, ये दोनों के आगे नंबर ऑफ मोल्स, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। तो ऐसे हम सिंपली मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और है न्यूमेरिकल इसी ही टॉपिक पर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कैलकुलेट द मोलैलिटी, ठीक है, ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर इज 0.88। एक सोल्यूशन है जिसमें कि वाटर की मोल फ्रैक्शन है 0.88। हमने निकालनी है मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन। ठीक है। तो इथेनॉल का वाटर में सोल्यूशन है, यहाँ से हमें इस बात के बारे में जानकारी मिली है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर इज 0.88। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगी 1 माइनस 0.88 दैट इज 0.12। सो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का फार्मूला क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नाउ वाटर के बारे में हमें कुछ अजम्पशंस यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी। नाउ मोलैलिटी हमें निकालनी है। तो मोलैलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। तो सोलवेंट कौन है, वाटर। तो हम अज्यूम कर लेंगे वाटर का मास है 1000 ग्राम, तो उसके जो मोल्स आएंगे वही बन जाएगी फिर मोलैलिटी। ठीक है ना, सीधा हो जाएगा। तो वाटर के सोल कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। 1000 डिवाइडेड बाय द कर देंगे हम यहाँ पर 18, तो ये आ गया 55.5। इसकी यहाँ पर वैल्यू यूज़ करेंगे, मोल फ्रैक्शन का आंसर है, तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल सोल्व कर लेने हैं। तो इसकी सोल्विंग आप लोगों को अब ये खुद करनी है। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, यहाँ से होगी इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल सोल्व किए, तो वो आंसर आ जाएगा 7.57 मोल्स। तो वही इसकी बन जाएगी मोलैलिटी, क्योंकि हमने 1000 ग्राम ऊपर ही अज्यूम कर लिया था। ठीक है। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स इन सभी टॉपिक्स पर बेस्ड, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास टॉपिक दैट इज़ द सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सोलवेंट। ठीक है। तो सबसे पहले है सोलुबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स इन द लिक्विड। ठीक है। सॉलिड्स की सोलुबिलिटी किसी भी लिक्विड में जनरली टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ सोलुबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इन द मोस्ट केसेस। बट कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिनमें वो डिक्रीज होती है, जैसे कि डिक्रीजेस फॉर द लिथियम सल्फेट, ठीक है, सीरियम सल्फेट, इनके लिए डिक्रीज होती है, मतलब इनके ग्राफ जाएंगे डाउनवर्ड। ठीक है। बाकी सभी जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट की अलग एग्जांपल है, इन दोनों के लिए इंक्रीज होगी। अब कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जिनकी सोलुबिलिटी पहले इंक्रीज होती है और बाद में हो जाती है डिक्रीज। ठीक है। ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें के वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा होता है, वो बाद में वहाँ से रिमूव हो जाता है, तो वो सोलुबिलिटी में ही चेंज आ जाता है। ठीक है। जहाँ पर जाकर इसकी सोलुबिलिटी इंक्रीज होते हुए डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके, सो दिस इज द सोलुबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स इन लिक्विड, जो कि बेसिकली इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। ठीक है। इसके बाद आती है सोलुबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काफ़ी।
सो सोलबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो वो डिक्रीज होगी, ठीक है ना। सो लो टेम्परेचर पर गैस ज़्यादा डिजोल्व होकर रहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स, बीवरेजेस में होता है ऐसा, ठीक है। और प्रेशर, जितना ज़्यादा गैस का ऊपर प्रेशर होगा अबव द लिक्विड, उतनी ज़्यादा ही गैस उसमें डिजोल्व होगी। तो इसके लिए हमने यूज़ किया है एक लॉ दैट इज़ कॉल्ड हेनरीज लॉ। ये हमें बताता है कि गैस का पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो कि सोल्यूशन के अंदर रहेगी। सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हमने एक कांस्टेंट लगाया दैट इज़ कॉल्ड द KH। तो KH के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। सो P इज़ इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो KH को हम कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो गैस की सोलबिलिटी उतनी ही लो होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का बात है। एंड अगर हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को तो KH की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, मतलब गैस की सोलबिलिटी और ज़्यादा डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड कुछ इसकी एप्लीकेशंस है, जैसे कि एक्वेटिक स्पेसीज होती हैं, वो क्या होता है कि कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छे से रह सकती हैं दैन द वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन और जो एयर होती है उसकी सोलबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डिज़ोल्व हुई होती है इसलिए, ठीक है। एंड इसकी एक और एप्लीकेशन है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने ऑक्सीजन के जो उनके पास होते हैं सिलेंडर, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ हीलियम गैस को भी ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो होती है हीलियम, इसकी सोलबिलिटी ब्लड में लो होती है। और जब हम वाटर के अंदर से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही अचानक प्रेशर लो होने के कारण जो भी गैस ब्लड में डिज़ोल्व होती है वो स्पीड से बाहर निकलती है, तो हमारी वेसल्स वगैरह को नुकसान हो सकता है। उसको बचाने के लिए हम इसमें कौन सी गैस ऐड कर देते हैं, हीलियम, क्योंकि इसकी सोलबिलिटी भी लो है और इसके एटम्स का साइज़ भी छोटा होता है, जो कि ईजिली फिर इस्केप हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो ये भी ये बातें आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो इसके बाद आता है इस पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जिसमें कि आपको फॉर्मूला यूज़ करना आ जाएगा। पहले ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ द CO2 इन वाटर। CO2 की वाटर में हमें सोलबिलिटी सोल्व करनी है एट 298 केल्विन, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर हमने यूज़ किया है, अंडर द 760 mm ऑफ Hg, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक और 760 mm ऑफ Hg। तो ये हमें दे दिया प्रेशर, तो हमें CO2 की सोलबिलिटी यानी कि उसकी मोल फ्रैक्शन इन द वाटर सोल्व करनी है। तो KH फॉर द गैस इज इक्वल्स टू द 1.25 इंटू 10⁻⁶ mm ऑफ Hg, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो बाकी सभी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। सो P इज इक्वल्स टू द KH इंटू एक्स, तो हमने निकालनी है x, सो x इज इक्वल्स टू P ओवर KH, ठीक है। तो P की वैल्यू है 760, KH की वैल्यू भी लगा दी, दोनों के यूनिट सेम है। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा 6.08 इंटू 10⁻⁻⁴। सिंपल सी सोल्विंग है, आप लोग इसे खुद सोल्व कर जरूर देखें। देखिए न्यूमेरिकल्स को आपने ज़रूर सोल्व करना है, फिर ही आपको अच्छे से आएंगे वो। वीडियो को रोक कर आप लोग साथ साथ में ही नोट डाउन करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद है आगे रोल्स लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन। तो रोल्स लॉ पर आए हैं, ठीक है। तो रोल्स लॉ हमें क्या बताता है कि जब हमने दो लिक्विड्स का सोल्यूशन बनाया हुआ है, दोनों लिक्विड्स ही वोलेटाइल हैं, दोनों के वेपर्स बन सकते हैं, तो इन दोनों के सोल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है जो वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि सोल्यूशन में हमने जो ए कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन जितनी ज़्यादा रखेंगे तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हम यहाँ पर लगा लेते हैं एक कांस्टेंट दैट इज़ कॉल्ड PA नोड। PA क्या है कि जो भी है कंपोनेंट ए उसका प्रेशर इन द सोल्यूशन, ये वाली PA, और ये है PA नोड। दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। प्योर कंपोनेंट यानी कि जब ए होगा प्योर तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन गया
कि वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। सिमिलरली फॉर द बी, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी पी बी नोड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी। तो टोटल कितना होगा, दोनों का सम होगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर, तो पी ए और पी बी की जो दोनों वैल्यूज़ हैं हम वो यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ऐसे में से यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। सो दिस इज़ द रोल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अगर इनमें से एक जो है वो कंपोनेंट सॉलिड सॉल्यूट हो जाए, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाए, तो क्या होगा, ठीक है। उससे पहले ये जो हमने अभी ऊपर एक ये वाला फॉर्मूला सोल्व किया है, इसको हम इस छोटे से ग्राफिकल वे के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर ए ही होगा, बी की मोल फ्रैक्शन 0 होगी, तो वेपर प्रेशर होगा पी ए नोट। जैसे जैसे इसमें बी यहाँ पर ऐड होता जाएगा, बी का प्रेशर इंक्रीज होगा और ए का प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। और अगर हमारे पास ए 0 हो और बी ही हो अकेला, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी बी नोट। तो जो इनका टोटल वेपर प्रेशर होता है उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कुछ यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो इन दोनों का ये जो सम होता है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो नाउ अगर एक सॉलिड होगा वहाँ पर नॉन वोलेटाइल, तो वो क्या करेगा, वो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई है कर लेगा और मॉलिक्यूल्स को एस्केप होने से रोकेगा, और जिसके साथ के वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का खुद का अपना वेपर प्रेशर भी 0 होता है और वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से होगा लेस। सो देयरफॉर इसके लिए रोल्स लॉ हमने अलग से एक्सप्लेन किया है। रोल्स लॉ फॉर द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, तो टोटल प्रेशर क्या था, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी बी है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका बन गया 0। सो P इज इक्वल्स टू पी ए नोड इंटू एक्स ए। मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो सोलवेंट है उसी पर ही सब कुछ डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सोल्व कर सकते हैं कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेस। जब वेपर फेस में दोनों ही कंपोनेंट्स के वेपर बन चुके हैं, तो वहाँ पर अलग से मोल फ्रैक्शन निकाली जा सकती है, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस। तो ए की निकालनी है तो प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, जो उसका पार्शियल प्रेशर पी ए है डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर कर दें, सिंपल है। तो ऐसे ही हम बी की निकाल सकते हैं, या फिर वाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ए के साथ भी निकाल सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। तो ये थे रोल्स लॉ के फार्मूले। अब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली यहाँ पर है प्रॉब्लम। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि वेपर प्रेशर हमें दिया गया है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का, ठीक है, वो है 200 mm एंड द 415 mm। ये हो गए उनके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर। तो हमने क्लोरोफॉर्म को ए मान लिया और डाइक्लोरोमीथेन को बी मान लिया, दोनों के ही प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर हमें दिए गए हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि टोटल जो वेपर प्रेशर होगा हमने ऊपर रोल्स लॉ में फॉर्मूला किया है। प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग 5.5 ग्राम ऑफ द क्लोरोफॉर्म, इसका मास हो गया, ठीक है, और डाइक्लोरोमीथेन है यहाँ पर 40 ग्राम, ठीक है। तो ये दोनों हमें यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें इनकी मोल फ्रैक्शंस निकालनी होगी। तो इनकी मोल फ्रैक्शंस को निकालने के लिए हमें पहले इनके निकालने होंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर निकाला है मोलर मास, वो ये बन जाएगा। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.213। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी आ जाएंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सो नाउ फाइंड द मोल फ्रैक्शंस एक्स ए, तो वो बन जाएगा एन ए दिस वन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका आंसर आ जाएगा। तो एक्स भी हम इसी से सोल्व कर लेंगे 1 माइनस कर कर। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर पी ए एंड पी बी, दोनों के ही प्रेशर इन द सोल्यूशन, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो दोनों के फॉर्मूला लगाए तो हमने दोनों का प्रेशर सोल्व कर दिया। सो नाउ टोटल प्रेशर क्या होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमें
टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर निकाल दिया। अब इसके बाद उसने हमसे पूछा था मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, वो हमने अभी भी फॉर्मूला किया है। तो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए जैसे कि एक्स ए है पी ए डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर, यानी कि दिस वन ओवर दिस वन, ये दोनों वैल्यूज़ लगाएंगे तो 0.18 आ गई। तो दूसरी हम सोल्व कर सकते हैं 1 माइनस वाई ए को कर तो वहाँ से उसका आंसर आ जाएगा 0.82। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड है, तो प्लीज़ इसे एक बार खुद सोल्व कर आप लोगों को ज़रूर देखना है, क्योंकि इसकी सोल्विंग आप लोगों को फिर ही अंडरस्टैंड होने वाली है। ठीक है, सो नाउ इसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रोल्स लॉ को ओबे करे, जिसमें चेंज इन एंथैल्पी ऑन द मिक्सिंग हो 0, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग हो 0। ठीक है, और जो नॉन आइडियल होता है वो इससे ऑपोजिट होता है, डज नॉट ओबे द रोल्स लॉ, एंड एंथैल्पी चेंज इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वॉल्यूम चेंज इज़ नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही चेंज होने वाले हैं। तो इसमें रोल्स लॉ के साथ जो फॉर्मूले दिए जाते हैं सेम आंसर आते हैं, बट इसमें उसके जो अनइक्वल आंसर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू आएगा तो नॉट इक्वल टू आंसर आते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ और आंसर आएगा, कुछ आंसर वहाँ पर वेरी कर रहा होगा रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग से। तो आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल है बेंजीन एंड द टोल्यूइन, यानी कि इसमें वो सभी सब्सटेंसेस आएंगे जिनमें के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक जैसी हैं। ठीक है, तो अब ये जो होते हैं हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो कि रोल्स लॉ को नहीं ओबे करते। अब दो टाइप्स क्या हैं कि एक वो जिनके आंसर रोल्स लॉ से भी ज़्यादा आते हैं, और एक वो जिनके आंसर रोल्स लॉ की वैल्यू से आते हैं लेस। सो P इज़ ग्रेटर दैन द रोल्स लॉ की वैल्यू पी ए नोट इंटू एक्स ए, और पी ए इज़ लेस दैन द पी ए नोट एक्स ए, जिसका ज़्यादा आएगा दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, द सॉल्यूशंस शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, जिसका आएगी वैल्यू लो वो आएंगे सॉल्यूशंस शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। ये क्यों होता है? क्योंकि न्यू फोर्सेस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर वीकर, उनकी न्यू अट्रैक्शन की फोर्सेस वीक रहती हैं, जिसके कारण के वो ईजिली इस्केप हो जाते हैं बाहर, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से। इसमें क्या होता है कि न्यू इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना, ओल्ड से, यानी कि ए और बी से, यानी कि ये पहले ए था, ये कोई अलग बी था, तो इन दोनों को आपस में इंटरमिक्स किया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन गई, तो इस्केप होने की टेंडेंसी वहाँ पर डिक्रीज़ हो गई, तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। पॉजिटिव डेविएशन की थी इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, यानी कि जिनमें अब देखिए इथाइल अल्कोहल में ऑलरेडी ही यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जब साइक्लोहेक्सेन ऐड होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहाँ पर ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, तो न्यू फोर्सेस वीक हैं, तो स्केप होगा जल्दी, तो बनेगा पॉजिटिव डेविएशन। तो एसीटोन एंड इथेनॉल, इसमें भी सेम होगा, इथेनॉल एंड वाटर, इसमें भी सेम होगा। दूसरी तरफ है नेगेटिव डेविएशन, जिसमें न्यू फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बनेंगी, जैसे कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में बनती हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, या फिर HCl एंड वाटर, ये सभी हैं नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो इसमें एंथैल्पी चेंज होगा ग्रेटर दैन 0, इसमें होगा एंथैल्पी चेंज लेस दैन 0। ठीक है, तो इसी के साथ रिलेटेड होते हैं दैट इज़ आवर एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? सॉल्यूशंस विच बॉयल एट द कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि किसी एक टेम्परेचर पर कॉन्स्टेंटली बॉयल होते रहते हैं, और उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, सो दैट कैन डिस्टिल अनचेंज इन द कंपोजिशन। डिस्टिल होना मतलब उनकी डिस्टिलेशन होती रहेगी, बट उनकी कॉम्पोजिशन वेपर फेस में और द लिक्विड में दोनों जगह पर ही सेम रहेगी। तो ऐसे हम सॉल्यूशंस को बोलते हैं यहाँ पर एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो ये ऐसे मिक्सचर्स होंगे जिनको जब हम बॉयल कर रहे हैं तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा
जहाँ से आगे उनको डिस्टिल हो पाना वहाँ पर मुश्किल होगा, उसके आगे उसकी कॉम्पोजिशन चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। ये भी दो टाइप के हैं। जो सोल्यूशन होते हैं पॉजिटिव डेविएशन, वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग ये एजियोट्रोप्स, इसका मतलब है उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा लो रहता है। जो होते हैं नेगेटिव डेविएशन, वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो जो एग्जांपल्स हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव में यहाँ पर रीड की हैं, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन एंड इथेनॉल, ये सभी कौन सी बन जाएंगी पॉजिटिव के अकॉर्डिंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो ये सभी बन जाएंगी मिनिमम बॉइलिंग की। ठीक है, और ये सभी बन जाएंगी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो ये एग्जांपल्स भी आपको एक बार ही याद करनी होगी, तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है हमारे पास कि जो इसके दोनों ही प्योर होते हैं कंपोनेंट्स, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ भी यहाँ पर सेपरेट करना मुश्किल है, जो कि यहाँ पर एजियोट्रोप बन जाता है। जैसे कि जो इथेनॉल होती है उसको मैक्सिमम हम 95% तक ही डिस्टिलेशन के साथ बना सकते हैं, उससे आगे वो एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेता है, उसके बाद उसमें से वाटर को रिमूव करने के लिए कुछ और मेथड यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी सोल्यूशन की वो सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सोल्यूशन में सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स की ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करती, वो सभी होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जब कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट, सबसे पहली बात नॉन वोलेटाइल सल्यूट होना चाहिए, किसी सॉल्वेंट में ऐड किया गया, जब उसे ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज आता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सल्यूट वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है। सो ये था प्योर कंपोनेंट पी ए नोड माइनस पी ए, दिस इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर इसे डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू के साथ, यानी कि पी ए नोड के साथ, देन इट बिकम्स द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर एंड दैट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज़ कर कर हम हमारे सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मास भी सोल्व कर सकते हैं, उसका मोलर मास। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ही यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ही रख लेते हैं, क्योंकि बी के जो है नंबर ऑफ मोल्स उनकी वैल्यू काफ़ी लो रहती है, तो हम इसको ही रख लेते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं गिवन मास बाय द मोलर मास, तो वहाँ से हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मोलर मास भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए। तो पहले रखने हैं दोनों के दोनों डब्ल्यू। ठीक है, तो बी को सोल्व कर रहे हैं, बी वाला ऊपर रखना है, देन ऊपर आएगा मास ऑफ ए, उसका मोलर मास, एंड डिवाइड में आ गया हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की पूरी वैल्यू। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूलास अच्छे से याद कीजिए, इनको साथ साथ में नोट डाउन कीजिए, तो एक बार आप लोगों को मुश्किल लगेगा बट बाद में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा ये सब कुछ। ओके, सो नाउ इसके बाद है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अनक्रीज हो जाता है, जैसे कि वाटर में सॉल्ट ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अनक्रीज हो जाता है। सो नाउ मान लीजिए कि टीबी है यहाँ पर अनक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी नोड है जो कि प्योर सॉल्वेंट का था बॉइलिंग पॉइंट, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज डेल्टा टीबी, और दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन आई है, इतना अनक्रीज हुआ है, एंड इसके बारे में एक हमें सोल्व कर कर बताया गया है कि डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सल्यूट, एंड प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हमने एक यहाँ पर यूज़ कर लिया है कांस्टेंट, दैट इज़ द
Kb, ठीक है। तो Kb क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जो कि सभी सॉल्वेंट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ का होता है, ठीक है। सो इसमें भी अगर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली हमें मास सोल्व करने को यहाँ पर दिया जाता है, तो इसको हम ऊपर रख लेंगे और डेल्टा टी भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके साथ हमारी सोल्विंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ का ही सेम टू सेम रिलेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बस चेंज क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने वाटर में शुगर ऐड की है या फिर आपने वाटर में सॉल्ट ऐड किया है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो हो जाएगा, काफ़ी लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है वैसे ही ये है, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्मूला सेम है कि प्योर कंपोनेंट का हाई होगा तो उसको आगे रखेंगे और माइनस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो के एफ भी क्या बन जाएगा, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो इसमें भी सेम, अगर आप लोगों ने मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, गिवन मास बाय द मोलर मास एंड ओवर में है यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्वेंट, इनटू है 1000 और साथ में है के एफ। तो यहाँ से भी एम बी को सोल्व किया जा सकता है, कोई भी वैल्यू आप लोग यहाँ से सोल्व आउट ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद आएगा हमारे पास एंटी फ्रीज सोल्यूशन। क्या होता है, हम क्या करते हैं कि वाटर जो होते हैं रेडिएटर्स में, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में जो वाटर होता है, अगर हमें किसी लो टेम्परेचर वाली प्लेस पर जाना हो तो हम उसमें कुछ इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसके साथ उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा और वो वाटर रेडिएटर के अंदर फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको हमने यूज़ किया जाता है। सो नाउ इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर को। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास ओस्मोसिस के बारे में। तो ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो सोलवेंट होता है, जो सोलवेंट के मोलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट साइड टू द सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट साइड, ठीक है। मान लीजिए हमने दो सॉल्यूशंस को रखा हुआ है, ठीक है। तो एक साइड पर है सल्यूट की लो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो दूसरी साइड पर है सल्यूट की हायर कंसंट्रेशन। तो सोलवेंट लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। और इन दोनों के बीच में हमने रखी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बात, इसको अगर आप लोगों ने याद रखना है तो बड़ी ही इसमें एक सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक साइड पर है अगर प्योर सोलवेंट और दूसरी साइड पर है सॉल्यूशन, तो प्योर सोलवेंट में से जो सोलवेंट है वो सॉल्यूशन की ओर ही मूव होना शुरू हो जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अपने आप ही ये चीज़ होती रहती है, ठीक है। तो ये इस फिनोमिना को बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। सो ओस्मोसिस होती है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं नेचर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने सकते हैं कि एग को वाटर में रखा है तो वो हो जाएगा स्वेल, यानी कि वो फूल जाएगा, उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने उसको रखा है सॉल्ट सोल्यूशन में तो वो श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन के टाइम एग के अंदर जो सोलवेंट है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि बाहर जो सल्यूट की हायर कंसंट्रेशन है, अगर हम उसे सिंपल वाटर में रखते हैं तो बाहर का वाटर एग के अंदर जाता है, क्योंकि अंदर होती है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट और बाहर तो वाटर है उसमें लो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसमें, वो आप लोग किसी भी बुक में से रीड कर लें, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है। सो नाउ मान लीजिए ये जो ओस्मोसिस होती है उसको अगर हमने रोकना हो तो उसको रोकने के लिए जितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई वहाँ पर होगा दैट इज़ कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल दिस अपरेटस, ठीक है, यहाँ पर बीच में जुड़ी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक साइड पर सोलवेंट है दूसरी साइड पर सोल्यूशन है।
तो क्या होगा कि सोलवेंट में से जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूशन की साइड में मूव करेंगे, तो ये यहाँ से क्या होगा कि पिस्टन ऊपर को मूव करेगा। इसको रोकने के लिए, इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे डिनोट किया जाता है विद ए पाई, ठीक है। सो प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज़ की जाती है मोलैरिटी, बाकी सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मोलैलिटी। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या है यहाँ पर? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएं, नंबर ऑफ मोल्स पर बाय वॉल्यूम इंटू RT, तो ये बन जाएगा N/V इंटू R इंटू T, ठीक है। तो इसको आगे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स की गिवन मास WB ओवर आ जाएगा यहाँ पर MB। तो MB ऊपर चला गया और ये यहाँ पर आ गया नीचे पाई। तो हम ऐसे सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से मोलर मास ऑफ द सोल्यूट को सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें निकालना हो MB तो ये फार्मूला, अगर हमें निकालना हो ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये फार्मूला। R की वैल्यू आपको जनरली दी होती है और T क्या है यहाँ पर? दैट इज़ द T है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को याद रखनी है। सॉल्यूशंस विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है देन दीज आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन में से एक का यहाँ पर हायर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, विद मोर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। इनमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है, इनको प्लीज़ याद रखना। तो एक को याद कर लें, हाइपर मतलब कि ज़्यादा होना। तो यहाँ पर हमने याद रख लिया कि हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और उसमें सल्यूट की भी कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सल्यूट की ही कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसमें ही एक यूज़ किया जाता है सलाइन वाटर, ठीक है। सलाइन वाटर क्या होता है? 0.91% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन वाटर। इसको किसी भी इंजेक्शन में जब हमने कोई भी सोल्यूशन यूज़ करना हो तो यही यूज़ किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ आइसोटोनिक विद द फ्लूइड्स ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में जो फ्लूइड होते हैं इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर वही सेम होता है, जिसके कारण के वहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगी। अगर हम इससे लो या फिर हायर का यूज़ कर लेते हैं तो RBC के फ्लूइड्स या तो बाहर आ जाएंगे या फिर उनके अंदर वाटर चला जाएगा, तो ऑस्मोसिस हो जाएगी। सो RBC स्वेल्स इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सोल्यूशन, एंड श्रिंक्स इन द सकते हैं कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसका के मोर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ज़्यादा होगी सोल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे ही आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हायर प्रेशर अप्लाई कर दें, ठीक है ना, सोल्यूशन की साइड, तो ये प्रोसेस रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सोल्यूशन में से सोलवेंट प्योर सोलवेंट की ओर जाना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास एक साइड पर है साफ़ पानी, दूसरी साइड पर है ख़राब पानी, तो ख़राब पानी में से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो साफ़ पानी की ओर जाना शुरू हो जाएंगे अगर हम हायर प्रेशर अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसी का यूज़ कर की जाती है डिसैलिनेशन ऑफ द वाटर, और हम हमारे फ़िल्टर्स में भी इसे यूज़ करते हैं। RO फिल्टर्स जो होते हैं उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस ही यूज़ की जाती है वाटर की फ़िल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि जो मोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है विद द टेम्परेचर, बट मोलैलिटी बिल्कुल नहीं चेंज होती, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर है जो, वो सबसे अच्छा मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द मोलिकुलर मासेस ऑफ द पॉलीमर्स, जिनके बहुत ही हाई मोलिकुलर मासेस होते हैं और जिनको हम हाई टेम्परेचर पर भी नहीं यूज़ कर सकते, उनके मोलिकुलर मासेस को सोल्व करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ किया जाता है। बिकॉज
बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड अराउंड द रूम टेम्परेचर पर ही इसको सोल्व कर सकते हैं, हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में जो चेंजेस या उसकी जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो काफ़ी यहाँ पर होती हैं बड़ी दैन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसलिए उनको सोल्व कर पाना हमारे लिए ईजी होता है, चाहे कि डिल्यूट सोल्यूशन ही ना हो। और इसमें हम यूज़ करते हैं मोलैरिटी, तो वॉल्यूम्स को सोल्व कर पाना ईजी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर फाइंडिंग द मोलिकुलर मासेस ऑफ द पॉलीमर्स, ठीक है। सो नाउ इफ सल्यूट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर सल्यूट हमारा हो जाए डिसोशिएट यानी कि उसके आयंस बन जाएं, या वो हो जाए एसोशिएट यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर, ठीक है, बॉन्ड्स बना लें, तो वो एसोशिएट हो जाए, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। डिसोसिएशन हुई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, अगर एसोसिएशन हुई तो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी हम मोलर मास को सोल्व करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूलाज, फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वो सभी एक्चुअल जो होगा मास उससे जो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, ठीक है। तो इन मासेस को जो कि एक्चुअल से होते हैं डिफरेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं अबनॉर्मल मोलर मासेस, ठीक है। और एक बात आप लोगों को अभी याद रखनी है, अगर सल्यूट हुआ हो यहाँ पर डिसोशिएट यानी कि उसके आयंस बन जाएं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो मोलर मास है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये बात का ध्यान रखिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, ठीक है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक था हमारा ये कंप्लीट चैप्टर। अब इस पर बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आप लोगों की स्क्रीन पर है। सो नाउ ए ग्लूकोज solution which boils at this temperature at 1 atmospheric pressure, what will be the relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution of the urea which is equimolar to the given glucose solution। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ग्लूकोज सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, मतलब उसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया होगा वो हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें उसका क्या सोल्व करना है, हमें किसी दूसरा सोल्यूशन जिसमें के सेम ही कंसंट्रेशन है जितनी कि इस ग्लूकोज सोल्यूशन की है, उसके लिए हमें सोल्व करनी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्मूलाज ऊपर अच्छे से अंडरस्टैंड किए हैं, साथ में अपने नोट्स बनाए हैं, तो उसको ध्यान से ओपन कर कर देखें। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, उससे हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो सिंपल सा काम है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर द ग्लूकोज सोल्यूशन, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगी, ये था उसका बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल होता है 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों को माइनस किया, ये बन गई। केबी की वैल्यू स्टेटमेंट में दी हुई है, तो हमने निकाल दी यहाँ से मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बन गई डेल्टा टीबी ओवर केबी। ये फॉर्मूला लगाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, सिंपल फॉर्मूला। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस इज सिंपली 2 बन गए। अब देखिए, अब 2 का मतलब क्या है, 2 मोलर सोल्यूशन यानी कि 2 मोल्स हैं इन 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी मोलैलिटी होगी उसका मतलब है उतने मोल्स होंगे 1000 ग्राम सोलवेंट में। सोलवेंट कौन है यहाँ पर, वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज कितने हो गए, 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर इन द 1000 वो बन गए हमारे 1000 बाय कर देंगे यहाँ पर 18, तो 55.5। सो नाउ फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.034। यही सेम क्या आ जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बिकॉज इट इज़ इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो यही आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपके लिए सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। आगे कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप लोग वीडियो को रोककर स्टेटमेंट को देखकर खुद सोल्व करने की कोशिश करें, ये सबसे अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए।
विशा टुक 2 aqueous solutions, one containing 7.5 ग्राम ऑफ द यूरिया, उसका भी दिया है मोलर मास, एंड अदर कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ सब्सटेंस Z अननोन सब्सटेंस है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली. इट वॉज ऑब्जर्व दैट बोथ द सोल्यूशंस फ्रोज एट द सेम टेम्परेचर. दोनों सेम टेम्परेचर पर फ्रोज हुए हैं, तो इसका मतलब दोनों में ही जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट सेम होंगे, यानी कि दोनों की ही कंसंट्रेशन सेम रहेगी. तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर देंगे. हमें मोलर मास ऑफ द Z फाइंड करना है. तो देखिए Z का है, ये बन गया हमारे पास गिवन मास. मान लीजिए उसका मोलर मास M है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Z गिवन मास बाय M. ऐसे ही यूरिया के निकाल दिए, दोनों को कर दिया इक्वेट, तो यहाँ से M की वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये तो काफ़ी सिंपल था. थोड़ी सी स्टेटमेंट में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी. इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हमें दिया गया है कि दोनों ही सेम टेम्परेचर पर फ्रोज कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो उनकी हमें जो नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर इक्वेट कर देना है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. ए 5% सोल्यूशन ऑफ द यूरिया, जिसका के मोलर मास भी दिया गया है, इसको तो आप लोग याद ही रख लें. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन. ठीक है, आर की वैल्यू हमें दी गई है, वैसे आप लोग याद भी रखिएगा. ठीक है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल. सो 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 ग्राम यूरिया है 100 ग्राम सोल्यूशन में. ठीक है, अब हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज़ होती है वॉल्यूम. तो हमें डेंसिटी तो कुछ भी नहीं बताई, तो फॉर द डिल्यूट सोल्यूशन हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 ग्राम सोल्यूशन का मास की वॉल्यूम भी 100 ml ही है अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो हमने वॉल्यूम को अब यहाँ पर खुद अज्यूम किया है, तो 100 ml का मतलब बन गया 0.1 लीटर. बाकी सभी वैल्यूज़ है हमारे पास, WB है, तो MB भी है और T भी है और वॉल्यूम भी आ गई. ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई इज इक्वल्स टू N/V/RT. तो N क्या हो गया, गिवन मास बाय द मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ऊपर है R और T. सभी की वैल्यूज़ आप लोगों को इसमें यूज़ कर लेनी है, WB की, MB की और वॉल्यूम की. इनको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20.5. ठीक है, तो आप लोग इसको रोक कर प्लीज़ सोल्व आउट करें, फिर ये आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने वाली है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. एक न्यूमेरिकल और यहाँ पर है आप लोगों के लिए. द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट ए सर्टन टेम्परेचर इज दिस वन. ये है प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर. ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम इज एडेड टू दिस ग्राम ऑफ द बेंजीन. ठीक है, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट पा दिया. द वेपर प्रेशर इज नाउ दिस वन. वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या सोल्व कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. ठीक है, और हमें दोनों का ही गिवन मास दिया गया है. व्हाट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ द सल्यूट. हमें इस सल्यूट का मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, MB. तो जो हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कोलिगेटिव में फॉर्मूलास को किया है, प्लीज़ उन्हें ज़रूर अब यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें. ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा. तो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का. ठीक है, दोनों के ही वेट दिए हैं, सल्यूट के और बेंजीन के. वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है PA, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, वो भी हमें वैल्यू दी हुई है. ठीक है, हमें MB निकालना है. हम सबसे पहले सोल्व करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज़ इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, देखिए ये अप्रॉक्सीमेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ऊपर रखेंगे और डिवाइड में ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट रख लेंगे, क्योंकि काफ़ी लो कंसनट्रेशन होती है, तो हम सल्यूट के मोल्स को डिनोमिनेटर में से हटा सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी सोल्विंग ईजी हो जाए. अब हमें यहाँ से सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है MB. तो ये जो MB है ये आ गई इस तरफ, और ये सारे के सारी वैल्यू आ गई यहाँ पर नीचे. ठीक है, तो इन सभी में अपनी अपनी वैल्यूज़ को यूज़ करें तो आपका आंसर आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी. उसमें सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से सोल्व कर बताए होंगे. वहाँ से आप लोग इनके न्यूमेरिकल्स को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है,
तो इसके बाद जो है न्यूमेरिकल ये आप लोगों को अब खुद सोल्व करना है। इसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, इसको रोक कर वीडियो को यहीं पर इसे सोल्व करें। बिल्कुल सिंपल सा है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है प्योर बेंजीन का, और यहाँ पर दिया गया है गिवन मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि ये है WB, और ये दिया गया है गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर ये वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों में जो है वो चेंज निकाल लेना है, दैट इज़ द डेल्टा TB। वो आपकी बन जाएगी यहाँ पर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ से आप लोग आगे मोलर मास को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इतना कुछ इस यूनिट में किया है, तो ये एक न्यूमेरिकल आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपको मैंने यहाँ पर कंप्लीट दिखा दिया है, ये इसका आंसर है कंप्लीट। तो आपका आंसर 57.5 आएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 0.643 ग्राम ऑफ द कंपाउंड व्हेन एडेड टू द 50 ml ऑफ द बेंजीन, जिसकी के डेंसिटी दी गई है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस वन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा TF, जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और गिवन मास है हमारे पास इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, हमें इसका मोलर मास निकालना है, ठीक है। और ये जो है इसकी वॉल्यूम और ये है इसकी डेंसिटी, इन दोनों को यूज़ कर कर हम मास निकाल सकते हैं सोलवेंट का, ठीक है। तो हमने अब क्या किया है कि सोलवेंट का हमने निकाल दिया मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारे पास डेल्टा TF और ये था गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इसका मोलर मास जो है वो हमें सोल्व करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, ये आपका यहाँ पर है फॉर्मूला डायरेक्ट। इसमें आप लोगों को सिर्फ वैल्यूज़ को यूज़ करना है और इसे सोल्व आउट कर देना है। ये आपके लिए सिंपल सी सोल्विंग है, ठीक है। तो इसकी फुल रिवीजन में मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बता रहा हूँ कि उनको कैसे सोल्व आउट करना है। सोल्विंग आप लोगों को खुद करनी है, ओके। एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए और है यहाँ पर, ये आप लोगों ने सेम टू सेम ऐसे ही खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। इसमें क्या है कि 100 मिलीग्राम ऑफ द प्रोटीन है, जिसे कि डिज़ोल्व किया गया है 10 ml सोल्यूशन में, यानी कि वॉल्यूम को हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे इनटू द लीटर, ठीक है। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, R की वैल्यू दी गई है, हमें सिर्फ निकालना है मोलर मास MB। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हमने अभी अभी रीड किया था फॉर्मूला, उसमें से आप लोगों को ये सभी वैल्यूज़ वहाँ पर यूज़ करनी है। तो हमने प्रेशर को चेंज कर लिया है यहाँ पर एटमॉस्फेयर्स में, क्योंकि R की वैल्यू जो है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो R की वैल्यू है इसमें जो प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेरिक हैं, तो हमें यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर के यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा इनटू द एटमॉस्फेरिक। बाकी सभी वैल्यूज़ को यूज़ करें और डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है ये, ठीक है। तो ऐसे ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये वाला एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमें सोल्व करना है, ठीक है। अगर इतने ग्राम हमने पोटाशियम सल्फेट को 2 लीटर वाटर में डिज़ोल्व किया है, अज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोशिएटेड, इसका मतलब है उसके सारे के सारे आयंस बन चुके हैं। तो हमने तो ऐड किया था 1 मोल, मान लीजिए, उससे 2 K पॉजिटिव और 1 बन गया सल्फेट, तो मतलब टोटल कितने मोल्स बन जाएंगे यहाँ पर 3, ठीक है। तो ऐसे में हमें हमारे फॉर्मूलाज के आगे जितने आयंस फॉर्म हो चुके हैं उसके साथ करवा देना है मल्टीप्लाई। ये जो एक्चुअली में था टॉपिक वेंटो फैक्टर का, जो कि सिलेबस में से रिमूव किया गया है इस साल के लिए, बट फिर भी इसकी हमें बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसमें पूरे फॉर्मूले के आगे हमें I के साथ करवा देना है मल्टीप्लाई। बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा एज इट इज़। तो इसका आंसर आपका सोल्व कर कर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट्स को आप यहीं पर रोक कर सोल्व करें साथ में, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके लिए यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशंस का फुल रिवीजन कंप्लीट वीडियो, जो कि आपके इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम्स
नीट एग्ज़ाम और JEE एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए बाकी की सभी वीडियोस के लिंक्स भी दिए हैं, वो भी आप लोगों को ओपन कर जरूर देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।